हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 16, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और साथ में हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों इसी लेक्चर में कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और चुंबकीय परिपथ दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे कि चुंबक क्या होता है और विद्युत क्या होता है, इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो एक टेबल हम लोग बना करके दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं हम लोग बच्चों किसके, चुंबक के। और साथ में मैं कुछ न्यूमेरिकल भी लास्ट में कराने वाला हूं आप लोग को। तो इस क्लास में हम लोग चुंबक को खत्म करेंगे, चुंबक को डिटेल में पढ़ेंगे और साथ में बच्चों चुंबक और विद्युत में क्या बेसिक डिफरेंस है, बेसिक मेजर डिफरेंस क्या है, वो दोनों को हम लोग देखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो यदि इस चैनल में कोई पहली बार आया है या इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की क्लास की नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक करके हमें जो है तो उत्साह दीजिए ताकि हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास लेकर के आए बच्चों आप लोग के लिए। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा बच्चों, तो आप मुझे क्या करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो है तो आप कमेंट करके जो है क्या कर सकते हो, कमेंट करके मुझे आप जो है बता सकते हो कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको पर्टिकुलर में क्या करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना करके आप लोग को इस चैनल में डाल दूंगा। ओके बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है बच्चों कि सबसे पहले क्या कह रहा है कि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं। ओके, अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि ये जो हमारा अंगूठा हो और जो उंगली हो और ये जो मध्यमा हो बच्चों, ये तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, ये एक दूसरे के हम बोल सकते हैं 90 डिग्री में 90 डिग्री कोण बना रहे हो, इस प्रकार से हम लोग को फैलाना है। फिर क्या कहता है बच्चों फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कि यदि हमारा ये अंगूठा जो है वो बल की दिशा बताए और हमारा जो तर्जनी है ना, जो तर्जनी हमारी है वो चुंबकीय फ्लक्स को दिशा को बताए, तो जो हमारी मध्यमा होगी वो क्या बताएंगे बच्चों, धारा की दिशा को बताएंगी। ये फ्लेमिंग का नियम कहता है। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है वो मोटर के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, अर्थात मोटर का जो है तो नियम होता है, मोटर के लिए यूज में लेते हैं हम लोग। और जो हमारा राइट हैंड रूल होता है बच्चों वो जनरेटर के केस में काम आता है। ओके, तो ये यूज कहां पे होता है बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर में होता है और जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है वो जनरेटर में होता है। ओके, अब हम लोग इसके जो है तो वर्किंग प्रिंसिपल को देख लेते हैं, काम कैसे करता है। ओके, तो सबसे पहले क्या कह रहा है बच्चों, इसका स्टेटमेंट, इसकी परिभाषा क्या कह रही है। बाएं हाथ का नियम क्या कहता है बच्चों कि अपने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, मतलब होता है बच्चों ये अंगूठा, तर्जनी और ये मध्यमा एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाए तथा अंगूठा बल की दिशा बताए, तर्जनी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बताए तथा मध्यमा धारा की दिशा को बताता है। यहां पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है लेफ्ट हैंड रूल का। क्या बोल रहा है बच्चों कि हमने क्या किया है, अपने लेफ्ट हैंड को लिया है और हमने क्या किया है, अंगूठा को उंगली से हमने क्या किया है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाया है। और हमने क्या कह रहे हैं, है ना, बाएं हाथ का नियम क्या कहता है बच्चों कि जो हमारा अंगूठा है, यदि हम अपने उंगली को, है ना, अपने लेफ्ट हैंड के ये पांचों उंगलियों को हम इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा हो, जो तर्जनी हो और जो मध्यमा हो बच्चों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो या 90 डिग्री का कोण बना रही हो, उस केस में अंगूठा जो होगा बच्चों वो बल की दिशा को बताएगा, तर्जनी जो होगी बच्चों वो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताएंगी और जो मध्यमा होगा वो विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। अर्थात इसमें क्या कह रहा है कि जो बल होगा बच्चों वो ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, जो चुंबकीय फ्लक्स होंगी वो कहां से, यानी यहां बनेगा या यहां बनेगा, अर्थात नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाएंगी, मतलब इस तरफ जा रही होंगी। और जो हमारी क्या होगी, मध्यमा क्या बता रहा है बच्चों, धारा की दिशा बता रहा है, मतलब धारा की जो दिशा है वो कैसे फ्लो होगी, इस प्रकार से फ्लो होगी, है ना, ये क्या होगी बच्चों, ऐसे फ्लो होगी। ओके, तो इस कंडीशन से या इस रूल से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि किसी मोटर में क्या होगा बच्चों, है ना, किसी मोटर में क्या होगा, ये मान लो मोटर है तो मोटर में क्या होगा बच्चों, बल जो है एफ जो है ऊपर की ओर लग रहा होगा। ओके, जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स है उसकी दिशा ये होगी और जो करंट की घूमने की जो दिशा होगी बच्चों क्या होगी, कुछ इस प्रकार होगी। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
आप लोग को सिर्फ इतना समझना है बच्चों कि जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है, इसका उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं बच्चों, मोटरों में करते हैं। मोटरों के दिशा को, उसके फ्लक्स की दिशा को और उसमें बल किस दिशा में लग रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है बच्चों, कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार फैलाओ कि ये तीनों उंगलियां आपस में एक दूसरे के लंबवत हो या 90 डिग्री कोण बना रही हो। उस कंडीशन में जो हमारा क्या होगा बच्चों, अंगूठा होगा वो बल की दिशा को बताएगा और जो तर्जनी होगी, मतलब ये सेकंड वाली जो उंगली होगी तर्जनी, इसको हम लोग बोलते हैं, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताएंगी। तो हमारी ये बाकी मध्यमा, ये बाकी तीन उंगलियां क्या बताएंगे बच्चों, हमारे धारा की दिशा को बताएंगे। इस कंडीशन में मैंने एक डायग्राम छोटा सा बनाया है। मैंने क्या कहा बच्चों कि ये मान लो मोटर है हमारी, ओके, ये हमारी क्या है बच्चों, मोटर है, ठीक है, ये मोटर है। तो क्या कह रहा है, बल की जो दिशा होगी ना बच्चों, क्या होगी, बल की दिशा जो होगी वो इस तरीके की होगी, मतलब बल भी जो है ना क्या लग रहा होगा, बल ऐसा है ना, बल ऐसा मतलब इधर साइड लग रहा होगा। तो फोर्स की दिशा क्या होगी बच्चों, ये होगी, है ना। फ्लक्स की भी दिशा सेम होगी, है ना, फ्लक्स की दिशा क्या होगी बच्चों, सेम होगी। और करंट की दिशा क्या होगी बच्चों, कुछ इस प्रकार से होगी, ओके, इस प्रकार से होगी, क्लॉकवाइज होगी। मतलब जो धारा प्रवाहित हो रही होगी बच्चों वो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही होगी। वहीं पे राइट हैंड रूल में क्या होता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज होता है हमेशा, ओके। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो फोर्स है, जो बल है, वो बल की दिशा क्या है बच्चों, ऊपर साइड हम देखेंगे, और बल की जो दिशा है वो इधर की ओर लग रहा है। और जो फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स और बल की दिशाएं सेम होती हैं और करंट की दिशा जो होती है क्लॉकवाइज होती है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यह मोटर में उपयोग किया जाता है। कहां पे यूज होता है बच्चों, तो हम इसे लिखेंगे यूज, इसका कहां पे हम लोग करते हैं बच्चों, मोटर में करते हैं। अब हम बात करेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है बच्चों। तो इसका उपयोग हम लोग जनरेटर में करते हैं। जनरेटर के सिद्धांत को बताने के लिए हम लोग करते हैं। सेम वही चीज होती है, बस ये होता है बच्चों कि यहां पे जो धारा होती है वो कौन सी होती है बच्चों, बैक ईएमएफ होती है, ओके। कौन सी होती है, बैक ईएमएफ होती है, ओके। और यहां पे क्या होती है बच्चों, यहां पे क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अर्थात उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है ना। इसमें जो होता है जनरेटर में क्या होता है बच्चों, उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है ना। अंगूठा बल की दिशा को ही बताएगा, तर्जनी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को ही बताएगी, लेकिन जो मध्यमा होगा, जो करंट की दिशा होगी वो कैसी होगी बच्चों, उत्पन्न विद्युत वाहक बल जो होगा वो जो होता है मध्यमा में बताएगा। तो हम देख लेते हैं राइट हैंड रूल क्या कहता है। राइट हैंड रूल सेम कहता है कि अपने दाहिने हाथ की, है ना, दाहिने हाथ के उंगलियों को इस प्रकार फैलाओ कि वो एक दूसरे के क्या हो बच्चों, लंबवत हो, अर्थात क्या हो, 90 डिग्री कोण बना रही हो। उस कंडीशन में क्या कह रहा है बच्चों कि जो हमारा अंगूठा है वो क्या बताएगा, बल की दिशा को बताएगा। जो हमारी तर्जनी है वो बताएगी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को, और जो हमारी ये मध्यमा है, ये बीच की उंगलियां हैं, मध्यमा है, वो उत्पन्न विद्युत वाहक बल को बताएंगी, मतलब उत्पन्न वोल्टेज की दिशा को बताएंगी। वो क्या बताता है, उत्पन्न करंट को, है ना, ये कह सकते हैं हम लोग कि करंट की, धारा की दिशा को बताता है। और ये क्या करता है बच्चों, ये वोल्टेज की दिशा को बताता है, क्योंकि जनरेटर क्या काम करता है, जनरली वोल्टेज को उत्पन्न करता है, धारा, है ना, विद्युत धारा और वोल्टेज को क्या करता है बच्चों, बनाता है। हम लोग क्या करते हैं, जनरेटर को हमने स्टार्ट किया बच्चों, तो जनरेटर क्या करता है, बिजली देना हमें स्टार्ट कर देता है, अर्थात वो क्या करता है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल अर्थात इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न करता है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ करता है, अर्थात उत्पन्न विद्युत वाहक बल जनरेट करके हमें देता है। तो हम लोगों ने दोनों चीज समझ गई। यदि हम लोग क्या करें, जनरेटर की बात करें, जनरेटर में राइट हैंड रूल काम करेगा, और जब मोटर की बात करेंगे तो मोटर में लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा। फिर से मैं बता दूं आप लोग को, लेफ्ट हैंड क्या कहता है कि अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगली आपस में 90 डिग्री कोण बना रही हो, जिसमें ये जो होगा बच्चों, अंगूठा जो होगा वो बल की दिशा को बताएगा, जो हमारी तर्जनी होगी वो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताएंगी, और जो हमारी मध्यमा होंगी ये करंट की दिशा को बताएंगी, अर्थात धारा की दिशा को बताएंगी। ओके, इस कंडीशन में मैंने बता दिया कि बल इस तरफ लगेगा, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये रहेगी और करंट इस प्रकार फ्लो हो रही होगी। अब हम लोग देख लेते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है बच्चों कि अपने दाहिने हाथ के हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों उंगलियां आपस में 90 डिग्री कोण बना रही हो या एक दूसरे के
लंबवत हो, उस कंडीशन में क्या कहता है बच्चों, उस कंडीशन में क्या कहता है, देखो अब उस कंडीशन में क्या कहता है कि ये जो अंगूठा होगा ये बल की दिशा को बताएगा, ये जो हमारी उंगली होगी ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को बताएंगी, और जो हमारी ये मध्यमा होगी ये उत्पन्न विद्युत वाहक बल को बताएंगी। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये देख लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग बताएंगे कि इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास मान लो क्या है, जनरेटर है ना, क्या है, जनरेटर है। तो इसमें क्या होगा बच्चों कि इसमें जो बल लग रहा होगा, ओके, जो इसमें बल लग रहा होगा वो इस दिशा में होगा, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बच्चों वो इस दिशा में होगा, और इसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है ना, जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा क्या होगी बच्चों, तो उसकी दिशा जो है तो कुछ इस प्रकार की होगी, अर्थात जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसकी जो दिशा होगी बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये रहा हमारा बच्चों बाएं हाथ का नियम और दाहिने हाथ का नियम। इन दोनों को हम लोगों ने इंपॉर्टेंट, ये दो, इन दोनों में हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखा हमने बच्चों कि इनकी बल की दिशा क्या होगी, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा क्या होगी, और इसमें करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा क्या होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों वो क्या है, एग्जाम में जो पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग कहां पे करते हैं, तो हम बोलेंगे मोटर के लिए करते हैं। और पूछ लेगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग कहां पे करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे जनरेटर के केस में करते हैं। ये जनरेटर का जो है तो सिद्धांत कहलाता है ना, जनरेटर के नियम पर काम करता है, ये मोटर के नियम कार्य करता है। ओके बच्चों, तो ये रहा आज का पहला टॉपिक, दाहिने हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। हमने दोनों नियमों को पढ़ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं बच्चों मैग्नेटिक सर्किट। ओके, मैग्नेटिक सर्किट, चुंबकीय परिपथ क्या होता है, इस चीज को हम लोग जो है तो देख लेते हैं। ओके बच्चों, चुंबकीय परिपथ को हम लोग देख लेते हैं, है ना, चुंबकीय परिपथ क्या कह रहा है। चुंबकीय परिपथ अर्थात मैग्नेटिक सर्किट, है ना। तो चुंबकीय परिपथ को हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डायग्राम के साथ में। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, एक हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से हम लोग को समझ में आएगा मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है, मैग्नेटिक सर्किट कैसे काम करती है। ओके बच्चों, तो यहां सारी चीजें हम लोग को समझ में आ जाएंगी। ये मान लेते हैं बच्चों हमारे पास में कोई एक कोर है, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है बच्चों, एक कोर है, और इस कोर में हमने क्या किया है बच्चों, इस कोर में हमने क्या किया है कि कुंडली लगा दी है ना, कुंडलित कर दिया है, मतलब इसमें हमने क्वाइलिंग कर दिया है, वाइंडिंग कर दिया है ना। आप कई नामों से जान सकते हो इसको, ट्रांसफार्मर के केस में भी सेम चीज होती है। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव एसी सप्लाई को जो है तो हम लोग जोड़ेंगे बच्चों, क्योंकि ये इंडक्शन वगैरह, चुंबकीय परिपथ वगैरह कहां बनता है, केवल एसी में काम करता है, डीसी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है बच्चों, है ना, डीसी में होता ही नहीं है। हम लोग एसी सप्लाई जैसे कनेक्ट करेंगे बच्चों तो इसमें क्या होगा कि एक जो है तो धारा प्रवाहित होगी। हम जानते हैं किसी भी परिपथ में, हम जानते हैं किसी भी क्वाइलिंग वाली परिपथ, मतलब इंडक्टिव क्वाइल में जब करंट जाती है बच्चों तो क्या होता है, जब उस क्वाइल में करंट प्रवाहित होती है तो इसमें क्या बन जाता है बच्चों, एक फ्लक्स बन जाता है। कल ही हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाइल में हम लोग जब धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, एक फ्लक्स बन जाता है। और वो फ्लक्स क्या करेगा बच्चों, वो जब फ्लक्स यहां बन जाएगा तो क्या करेगा, दूसरी सर्किट में आपस की या आसपास में जो भी सर्किट होगी बच्चों उसमें क्या करेगा, वो फ्लो होने के लिए कोशिश करेगा। तो क्या करेगा वो, इस कोर में क्या होगा, वो प्रवाहित होगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है बच्चों, यहां पे हमने क्या किया, एक कोर बना लिया, कोर में हमने एक कॉइल कर दी, बाइंडिंग कर दी, उस बाइंडिंग में हमने क्या दिया बच्चों, करंट दिया। जैसे कॉइल में करंट गई, उस कॉइल में प्रवाहित हुई, तो कॉइल का काम क्या है बच्चों, इंडक्टिव, है ना, इंडक्टिव
क्वाइल होने के कारण, उसमें इंडक्टेंस का गुण होने के कारण क्या कर रहा है, करंट का जो है तो करंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रोक नहीं पाता है ना, बल्कि रोक नहीं पाता है, उस समय में थोड़ा सा देरी कर देता है। उस समय में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में क्या होता है बच्चों, एक फ्लक्स बन जाता है, और वो फ्लक्स क्या करता है बच्चों, इस कोर में प्रवाहित होने लगता है। यदि मैं क्या करूं, इस कोर में यहां पे एक वाइंडिंग लगा दूं तो ये ट्रांसफार्मर बन जाएगा, अर्थात क्या करेगा बच्चों, इस फ्लक्स के कारण इस कुंडली में भी क्या होगा, फ्लक्स बन जाएगा, और ये फ्लक्स क्या होगा बच्चों, वह फ्लक्स वहां पे अपने क्या करेगा, ईएमएफ जनरेट कर देगा, अर्थात विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देगा। ओके, तो ये हो गया हमारा चुंबकीय परिपथ। अब चुंबकीय परिपथ हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है। तो ये है बच्चों हमारी मैग्नेटिक सर्किट। ओके, मैग्नेटिक सीकेटी मैंने लिख दिया है सर्किट। ओके, अब जो ये कोर बनी होती है बच्चों, किसकी बनी होती है जनरली, है ना, ये जो है तो या तो आयरन कोर होगी, ओके, या तो आयरन कोर होगी, या किसकी बनी होती है बच्चों, सिलिकॉन की बनी होती है। ओके, या फिर सिलिकॉन की बनी होती है, कॉन की बनी होती है। ओके, तो सिलिकॉन का हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस कम होता है, ठीक है, उसको हम लैमिनेटेड कर देते हैं तो और कम हो जाता है, या फिर आयरन की कोर बनेगी। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का सूत्र क्या कहता है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स का सूत्र क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का सूत्र कहता है बच्चों फाई प्रोपोर्शनल एन आई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है तो क्या कहता है बच्चों कि फाई प्रोपोर्शनल एन आई जो होता है यही मैग्नेटिक का सूत्र होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या कह रहा है कि किसी भी परिपथ में उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और उसमें करंट कितनी है वो डिपेंड करेगा, वो बताएगा कि उसमें फ्लक्स कितनी बनेगी। क्योंकि क्या कर रहा है बच्चों, यहां पे जो फ्लक्स बन रहा है ना फाई, है ना, फाई वो समानुपात किसके काम कर रहा है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न और आई मतलब क्या होता है बच्चों, करंट। अर्थात इस परिपथ में, इस कुंडली में फ्लक्स कितनी बनेगी वो निर्भर करेगा बच्चों किस पे, नंबर ऑफ टर्न पर और नंबर ऑफ करंट पर। यहां करंट कितनी जा रही है और उसमें टर्न कितने हैं, जितने ज्यादा टर्न होंगे, जितनी ज्यादा करंट जाएगी उतनी वहां पे ज्यादा क्या बन जाएगी बच्चों, फ्लक्स बनेगी। क्योंकि फ्लक्स क्या होती है बच्चों, एन आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब समानुपात में काम करती है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक सर्किट। ओके, आई थिंक आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैग्नेटिक सर्किट क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये बनी किसकी होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आयरन कोर की बनी होगी या सिलिकॉन की बनी होगी। हम जानते हैं किसी भी इंडक्टिव कॉइल में जब एसी करंट देते हैं, करंट जाती है तो क्या करती है बच्चों, उस कॉइल में प्रवाहित होती है, उसमें नया फ्लक्स बना देती है, वो फ्लक्स क्या करेगा, इस कोर में प्रवाहित होगा, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक सर्किट, अर्थात चुंबकीय परिपथ यह कहलाता है। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, फाई समानुपात एन आई, अर्थात नंबर ऑफ टर्न और नंबर ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा कौन बच्चों, फ्लक्स। हमारा फ्लक्स कितना बनेगा वो निर्भर करेगा उसके वाइंडिंग पर, कुंडली पर और उसके करंट पर। ओके, अब हम लोग सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, सेकंड टॉपिक देख लेते हैं बच्चों, चुंबकीय वाहक बल क्या होता है। हमने दूसरी तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं एमएमएफ। ओके, तो ये एक नया टॉपिक है, क्या है बच्चों, चुंबकीय वाहक। ओके, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चुंबकीय वाहक बल। चुंबकीय वाहक बल हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे एमएमएफ। अब क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि एमएमएफ का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ये होता है इसका पूरा नाम। मैग्नेट नहीं बोलते इसको, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ओके, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या कहता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स। तो हम लोग देखेंगे बच्चों इसकी परिभाषा, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या कहती है ये देख लेते हैं। क्या कहता है बच्चों कि वह
वह बल जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स, वह बल जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स ओके, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय परिपथ में प्रवाहित होती है। वह बल जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स है ना, चुंबकीय परिपथ में प्रवाहित होती है, वह विद्युत वाहक बल कहलाता है। चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। हम एमएमएफ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वह चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। वह बल जिसके कारण, है ना, वह बल जिसके कारण, यहां पे हम लोग इसको रिएज कर देंगे, वह बल जिसके कारण, ओके, जिसके कारण फ्लक्स, ओके, क्या फ्लक्स, वह बल जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स, है ना, वह बल जिसके कारण फ्लक्स चुंबकीय परिपथ में प्रवाहित होता है, वह चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, चुंबकीय वाहक बल कहलाता है। अर्थात जैसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, करंट के रिस्पेक्ट में कौन होता है, ईएमएफ होता है। सेम उसी प्रकार से फाई अर्थात चुंबकीय फ्लक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, एमएमएफ होता है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करता है बच्चों, किसी भी परिपथ में करंट को जो पीछे से फोर्स लगता है ना, करंट को, मान लो ये सर्किट है, यहां पे करंट हमारी प्रवाहित हो रही है, तो पुशअप कौन करता है बच्चों, वोल्टेज अर्थात ईएमएफ। ईएमएफ क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो करंट को प्रवाहित होने के लिए धक्का देता है, फोर्स देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ईएमएफ। अर्थात करंट को कौन फ्लो कराता है, वोल्टेज कराता है, ईएमएफ कराता है। उसी प्रकार फाई को जो है तो फ्लो कराने के लिए क्या होता है बच्चों, एमएमएफ होता है। किसी भी कोर में जब फाई यहां फ्लो हो रही होती है तो वहां पे कौन सा बल कार्य कर रहा होता है बच्चों, तो वहां पे जो बल कार्य कर रहा होता है वो चुंबकीय वाहक बल कार्य कर रहा होता है, अर्थात एमएमएफ कार्य कर रहा होता है। अब इसका देख लेते हैं बच्चों सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र जो होता है बच्चों एमएमएफ का, वो क्या होता है, फाई इक्वल्स टू एन आई, ये इसका जो है तो सूत्र होता है। ओके, हम यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी इकाई क्या होती है, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो होती है एम्पियर टर्न। क्या होती है, एम्पियर टर्न होती है। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर टर्न होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है बच्चों, या इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है, गिलवर्ट होती है। ये बहुत कम लोग बताते हैं, है ना, आप लोग याद रखना। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि चुंबकीय बल, है ना, चुंबकीय वाहक बल की इकाई के बताइए, तो एम्पियर टर्न होती है। लेकिन कभी कभी क्या पूछ लेता है बच्चों, गिलवर्ट, है ना, गिलवर्ट भी जो है तो इसकी इकाई होती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं रिलक्टेंस के बारे में, है ना। रिलक्टेंस क्या होता है, रिलक्टेंस, ठीक है, रिलक्टेंस देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग तुलना देख लेंगे विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में। रिलक्टेंस क्या होता है बच्चों, इसको देख लेते हैं। क्या कहता है, चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है। जैसे वहां पे रेजिस्टेंस होता है, वैसे यहां पे क्या होता है बच्चों, रिलक्टेंस होता है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। रिलक्टेंस क्या कहता है कि चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स का
चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है, रिलक्टेंस, है ना, रिलक्टेंस कहलाता है। अब इसको समझना है बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसका जो है तो क्या लिख लेते हैं, यूनिट वगैरह लिख लेते हैं। रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है ये देख लेते हैं, है ना। तो इसकी जो इकाई होती है बच्चों क्या होती है, इसका सूत्र क्या बनेगा बच्चों, सबसे पहले रिलक्टेंस का सूत्र क्या बनेगा, तो रिलक्टेंस का जो सूत्र बनेगा बच्चों क्या बनेगा, है ना, रिलक्टेंस का जो सूत्र बनेगा बच्चों क्या बनेगा, नंबर ऑफ टर्न, है ना, फेरों की संख्याएं इनटू क्या बनेगा, धारा अपान क्या बनेगा बच्चों, फ्लक्स। ओके, यहां से हम लोग का बन के आएगा क्या बच्चों, रिलक्टेंस। ये हो गया रिलक्टेंस। अब इसका यूनिट क्या बनेगी रिलक्टेंस की बच्चों, तो ये बनेगी एम्पियर टर्न, है ना, एम्पियर टर्न बटे वेबर, एम्पियर टर्न बटे वेबर। हम बोल सकते हैं इसको बच्चों कि इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी, इसकी जो यूनिट होगी बच्चों क्या होगी, एम्पियर टर्न बटे वेबर, है ना। ये होगी हमारी रिलक्टेंस की यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज को आप लोग याद रखना है। ये पहली यूनिट हो गई क्या, एम्पियर बटे, है ना, एम्पियर टर्न बटे वेबर। दूसरी यूनिट क्या होगी, या हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1 हेनरी। ओके, 1 हेनरी। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये भी किसकी यूनिट होती है, रिलक्टेंस की। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, हेनरी इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, हेनरी इनवर्स लिख सकते हैं। ये भी इसकी जो है तो इकाई होती है ना बच्चों। ये जो है तो रिलक्टेंस की यूनिट होती है, ये रिलक्टेंस की यूनिट होती है बच्चों, है ना। 1 हो गई, 2 हो गई और ये तीसरी हो गई। एग्जाम में तीनों पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि रिलक्टेंस की यूनिट बताइए, तो या तो ऑप्शन में रहेगा हेनरी इनवर्स, या रहेगा 1 हेनरी, या रहेगा बच्चों एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ये तीनों इकाइयां जो है किसकी है, रिलक्टेंस की हैं। ओके बच्चों, तो हमारा जो है तो आज का टॉपिक ये खत्म हो गया। हम लोगों ने रिलक्टेंस भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में दोनों में क्या अंतर हैं, क्या बेसिक डिफरेंस हैं, उन चीजों को हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि चुंबकीय वाहक बल क्या होता है बच्चों, एमएमएफ होता है ना। फिर से मैं आप लोग को बता दूं, जैसे विद्युत में ईएमएफ होता है, वैसे मैग्नेट सर्किट में क्या होता है बच्चों, एमएमएफ होता है। और जैसे मैं यहां पे बता दूं आप लोग को, और जैसे क्या होता है, धारा में क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध होता है, जो क्या करता है, रेजिस्टेंस होता है, जो क्या करता है, करंट को रोकता है, करंट को ड्रॉप कराता है। वैसे ही फ्लक्स में क्या होता है बच्चों, रिलक्टेंस होता है। ओके, रिलक्टेंस होता है। जैसे यहां पे क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है। ओके, दोनों में अंतर आप लोग को समझना है कि जो प्रतिरोध होता है वो धारा का प्रवाह का विरोध करता है, और रिलक्टेंस होता है वो फ्लक्स के फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है। वैसे ही करंट को प्रवाहित करने के लिए जो बल लगता है वो ईएमएफ लगता है, और फ्लक्स को प्रवाहित होने के लिए जो बल लगता है बच्चों वो एमएमएफ लगता है। एमएमएफ का मतलब होता है बच्चों
चुंबकीय वाहक बल, है ना, चुंबकीय वाहक बल, या हम इंग्लिश में बोलेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और ईएमएफ को क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिक डिफरेंस यही था। करंट में ये दोनों काम करते हैं, है ना, ईएमएफ और प्रतिरोध, और फ्लक्स में क्या होता है बच्चों, एमएमएफ और रिलक्टेंस होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ में बेसिक डिफरेंस क्या है बच्चों, दोनों में क्या अंतर है, उस परिपथ को हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग तुलना करके देख लेते हैं बच्चों विद्युत परिपथ का और चुंबकीय परिपथ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चीज को आप लोग को बहुत ध्यान समझना है। हम लोगों ने एक तरफ लिख लिया विद्युत परिपथ, ओके बच्चों, ये हो गया विद्युत परिपथ, और इधर हम लिख लेंगे चुंबकीय परिपथ, ओके, चुंबकीय परिपथ। ये दोनों जो है तो हमारे अलग अलग सर्किट हो गए। अब मैं बता दूं आप लोग को दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है, ठीक है। तो नंबर 1, यहां पे क्या होता है बच्चों, विद्युत परिपथ में क्या होता है, धारा होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है बच्चों, धारा होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करंट, ओके। फिर यहां पे क्या होता है, करंट के जस्ट जैसे विद्युत धारा में क्या होता है, विद्युत परिपथ में धारा होती है, वैसे चुंबकीय परिपथ में क्या होती है बच्चों, फ्लक्स होती है। क्या होती है, फ्लक्स होती है। सेम काम करती है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होगी, करंट फ्लो होती है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में, चुंबकीय परिपथ में क्या होती है, फ्लक्स प्रवाहित होती है, ओके बच्चों। सेकंड हम लोग देख लेते हैं, दूसरा हम लोग देख लेते हैं बच्चों, क्या कहता है कि यहां पे धारा को प्रवाहित कराने के लिए कौन काम करता है, ईएमएफ जो होता है, एक बल लगता है जिसके कारण करंट एक जगह से दूसरे जगह जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, ओके, विद्युत वाहक बल। और यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे होता है एफ, जो कि फ्लक्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये बेसिक डिफरेंस है, ओके, ये आप लोग को याद रखना है ना। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, चुंबकीय वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल। तो ये हमारे पास में जो है दूसरा पॉइंट हो गया, बेसिक अंतर हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, यहां पे विद्युत परिपथ में क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध होता है ना, क्या होता है, प्रतिरोध होता है ना। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होता है। ये क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो यहां पे बच्चों तीसरे नंबर में क्या होगा, यहां पे थर्ड नंबर में कौन विरोध करता है, अभी हमने जस्ट देखा, रिलक्टेंस, क्या, रिलक्टेंस, ओके। रिलक्टेंस क्या करता है बच्चों कि मैग्नेट को अर्थात फ्लक्स को प्रवाह होने का क्या करता है, विरोध करता है। ये अंतर हो गया। हम लोग फोर्थ पॉइंट में देखेंगे बच्चों, क्या कहता है फोर्थ पॉइंट में कि जो आई होती है ना, जो धारा होती है वो क्या होती है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अपान क्या होती है बच्चों, प्रतिरोध, ठीक है, रेजिस्टेंस, है ना। हम लोगों ने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में हमने पढ़ लिया है इन सारी चीजों को। रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, है ना, वोल्टेज, है ना, विभव अपान प्रतिरोध, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि प्रतिरोध जो वोल्टेज होता है बच्चों, वही ईएमएफ कहलाता है ना। अब हम लोग यहां पे देखेंगे, जो करंट का सूत्र होता है वो क्या होता है, ईएमएफ अपान रेजिस्टेंस है, वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस होता है। यही पे हम लोग बच्चों बात करें किसकी, चुंबकीय परिपथ में, तो क्या बन जाता है, फाई बराबर क्या बन जाता है बच्चों, एम एफ अपान क्या हो जाएगा, रिलक्टेंस हो जाएगा, रिलक्टेंस होता है, ओके। तो ये हम लोग चौथा नंबर बेसिक डिफरेंस देख लिया।
पांचवा क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसमें दोनों में अंतर पूछा जाता है ना। जैसे विद्युत परिपथ में धारा काम करती है वैसे चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स काम करता है। जैसे विद्युत धारा में ईएमएफ काम करती है वैसे चुंबकीय फ्लक्स में एमएफ काम करता है। जैसे प्रतिरोध यहाँ पे अपोज करता है तो यहाँ रिलक्टेंस अपोज करता है। करंट का सूत्र ये बनेगा तो यहाँ पे फ्लक्स का सूत्र ये बनेगा, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या कहता है। यहाँ पे एक क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है बच्चों। क्या होती है, रेजिस्टिविटी। मैंने पढ़ा दिया है पिछली क्लास में, एक दो क्लास पहले शायद मैंने कहीं पढ़ाया है। क्या रेजिस्टिविटी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे पांचवें में क्या होता है, रिलेटिविटी होती है। क्या होती है, रिलक्टिविटी होती है। ये दोनों में अंतर हो जाता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिष्ठंभता, है ना, प्रतिष्ठंभता ये होता है। फिफ्थ, सिक्स हो गया, सिक्स देख लेते हैं बच्चों। फिफ्थ हो गया, सिक्स में क्या बोल रहा है कि विद्युत को आसानी से प्रवाहित कराने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कंडक्टांस हमारे पास में होता है ना। कंडक्टांस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं संवहन। संवहन ये क्या कराता है, अपने से करंट को फ्लो होने देता है, आसानी से प्रवाहित होने देता है। तो हम लोग यहाँ पे सिक्स में क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, परमियांस होता है। क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक सर्किट में परमियांस होता है, ठीक है। हम लोग लास्ट पॉइंट देखेंगे सेवन, सातवां क्या है बच्चों, यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है, चालकता होती है ना, कंडक्टिविटी। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको, चालकता, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हमने कल की क्लास में ही पढ़ा है परमाबिलिटी। परमियाबिलिटी, एक मिनट, परमियाबिलिटी, ओके। तो हमने कल ही पढ़ा था परमेबिलिटी को। परमियाबिलिटी कहलाएगी, ओके, ये परमियांस कहलाएगा। तो कुल मिला के बच्चों हमने क्या देखा है, कुल मिला के हमने क्या देखा है बच्चों कि हमारे पास जो विद्युत परिपथ होता है उसमें क्या होता है, धारा होती है, ईएमएफ होता है, रेजिस्टेंस होता है, करंट का सूत्र बन जाता है, प्रतिरोध होता है जो धारा के प्रवाह का अपोज करता है, कंडक्टेंस क्या होता है, अपने से प्रवाहित होने देता है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, चालकता होती है। मतलब हाई कंडक्टिविटी होगी जिस पदार्थ की, जिस तार की, उसमें ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होगी। सेम यहां पे चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स प्रवाहित होता है, उसको प्रवाहित कौन कराता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये एक फोर्स देता है, एक बल देता है उसको प्रवाहित कराने के लिए। जो रिलक्टेंस होता है वो विरोध करता है, फ्लो नहीं होने देता है। फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बच्चों, एमएफ अपॉन रिलक्टेंस होता है ना। रिलेक्टिविटी क्या होती है बच्चों, रिलेक्टिविटी क्या होती है, यहां पे हम लोग देखें ना, रेजिस्टिविटी होती है जो कि वो भी क्या करती है, अपोज ही करती है। परमियांस क्या होता है, अपने से फ्लक्स को प्रवाहित होने देता है, और परमेबिलिटी क्या होती है, उसकी चालकता टाइप से काम करते हैं। जैसे हम लोग यहां पे क्या करते हैं, चालकता होती है, वहां पे परमेबिलिटी होती है। अर्थात जिस मटेरियल की परमेबिलिटी अच्छी होगी, हाई होगी, उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बच्चों, फ्लक्स प्रवाहित होगा। जैसे सिलिकॉन स्टील, है ना, आयरन, कास्ट आयरन, ये सारी चीजें जो होती हैं उसकी परमेबिलिटी हाई होती है। तो ये रहा बच्चों हमारा दोनों में बेसिक डिफरेंस, हमने दोनों में बेसिक डिफरेंस देख लिए हैं। अब हम लोग अगले जो है तो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत परिपथ और चुंबकीय परिपथ में बेसिक क्या अंतर आता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, उस चीज को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसमें मजा आने वाला है आप लोग को, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या कहती है बच्चों कि हम लोग जो है तो बच्चों आज हम लोग खत्म करेंगे इंपीडेंस को, है ना। इंपीडेंस ही पढ़ लेते हैं, प्रतिबाधा क्या कहती है ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रतिबाधा क्या होती है बच्चों, उससे पहले मैं आप लोग एक छोटे छोटे दो तीन पॉइंट बता देता हूं आप लोग को। एक होता है अपना एडमिटांस, है ना, एडमिटांस होता है।
फिर दूसरा क्या होता है बच्चों, कंडक्टांस होता है, कंडक्टांस होता है। थर्ड क्या होता है बच्चों, ससप्टांस होता है, ससप्टांस होता है। ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, फिर भी मैं पढ़ाई दे रहा हूं आप लोग को। आप लोग को इनका सूत्र मालूम होना चाहिए, एग्जाम में आता है। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, फाउंडेशन में तो मैं डिटेल में इनको पढ़ाऊंगा, बट क्रैश कोर्स में जो बता सकता हूं वो बता दूं आप लोग को। जो एडमिटांस होता है बच्चों, उसको हम लोग जो है तो, है ना, उसको हम लोग जो है तो क्या लिखते हैं बच्चों, है ना, गामा बराबर क्या लिखते हैं, इस सूत्र होता है बच्चों, गामा बराबर क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे गामा बराबर जो होता है वो क्या होता है, 1/z होता है। या हम लोग लिख सकते हैं गामा बराबर क्या बच्चों, लिख सकते हैं g प्लस माइनस, है ना, jb, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इनकी तीनों के यूनिट जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग को याद रखना है। कंडक्टांस को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जी से दर्शाते हैं, हमने इसको पढ़ा भी है। और जी बराबर क्या होता है बच्चों, जी बराबर क्या होता है, 1/, क्या होता है बच्चों, इम्पीडांस होता है, मतलब प्रतिबाधा होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/, इम्पीडांस। इम्पीडांस का मतलब होता है बच्चों क्या, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा। ठीक है, और फिर हमारे पास जो ससप्टांस होता है उसको हम लोग बच्चों बीटा से डिनोट करते हैं, किससे, बीटा से डिनोट करते हैं। और जो इसका सूत्र होता है बच्चों क्या होता है, बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, x/z का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग ससप्टांस को एक तरीके से और लिख सकते हैं, ससप्टांस को एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1/, रिलक्टांस लिख सकते हैं, 1/, रिलक्टांस भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिलक्टांस लिख सकते हैं, जिसको हम लोग x बोलेंगे। ठीक है, अब इन तीनों की जो इकाई होती है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों की जो इकाई होती है वो सेम होती है ना, इन तीनों की जो यूनिट होती है, चाहे वो बोले एडमिटांस, चाहे कंडक्टांस, चाहे ससप्टांस, तीनों की इकाई जो होती है बच्चों क्या होती है, वो होती है महो/सीमेंस होती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में लिख दूं मैं, महो/सीमेंस, सीमेंस होती है। ये दोनों अलग अलग यूनिट है बच्चों, है ना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। या तो इकाई जो है तो इसको आप मानोगे ये पहली इकाई हो गई, या फिर ये दूसरी इकाई हो गई बच्चों, ये दोनों एक नहीं है ना। या है ना, या तो महो लिखेंगे या सीमेंस लिखेंगे, दोनों सेम चीज है ना, दो यूनिट होती हैं, या महो होती है या फिर क्या होती है बच्चों, सीमेंस होती है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हम तीनों को फाइनली फार्मूला लिख देते हैं। यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, जो G होता है 1/r लिखेंगे, फिर जो हमारे पास में बीटा होता है 1/xc या XL लिख देंगे, है ना, XC या XL लिख सकते हैं। और हमारे पास जो क्या होता है बच्चों, गामा होता है ना, जो गामा होता है वो क्या होता है, 1/, इम्पीडेंस होता है, 1/z होता है। ठीक है, ये 1/z होता है। ठीक है, फिर हमने लिख दिया G बराबर 1/, इम्पीडेंस। फिर हमने यहां पे लिख दिया बच्चों कि 1/xc होता है, या हम लोग लिख सकते हैं, है ना, x/z²। ओके, तो ये होता है हमारा क्या बच्चों, कि तीनों सूत्र होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग याद रखोगे, तीनों सूत्र मालूम पड़ जाएंगे। और ये तीनों की इकाई क्या होती है, या तो महो होगी या फिर क्या दे देगा, सीमेंस दे देगा, सीमेंस, है ना, सीमेंस होती है, या तो ये होगी या फिर वो होगी। ओके, तो ये रहा हमारा जो है तो छोटे छोटे 3 पॉइंट्स, एडमिटांस, कंडक्टांस, ससप्टांस को हमने देख लिया है। अब हम लोग बच्चों पढ़ लेते हैं इम्पीडांस को। ये छोटी छोटी टॉपिक्स जो है ना बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में यहीं से क्वेश्चन आते हैं ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। पूछ लेगा एडमिटांस का इकाई बताइए, इम्पीडांस का इकाई बताइए, पूछ लेगा कि एडमिटांस का सूत्र क्या होता है, ससप्टांस का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग ये चीजें याद रखना, तीनों को, है ना, तीनों को सूत्र याद रखना है और तीनों की यूनिट याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो है बच्चों, अगला टॉपिक जो है वो क्या है, प्रतिबाधा, है ना, इंपीडेंस, प्रतिबाधा। इंपीडेंस,
इम्पीडेंस क्या होता है इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ओके, इम्पीडेंस क्या कहता है बच्चों, यह एक प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के बहने का विरोध करता है, इसे हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, है ना। परिपथ में क्या करता है बच्चों, धारा के प्रवाह का विरोध करता था, तो प्रतिरोध की तरह काम करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पीडेंस। मतलब हम लोग बोलेंगे, हमने एक पहली क्लास से दूसरी क्लास में पढ़ा था, एक होता है प्रतिरोध, है ना, आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, प्रतिरोध, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। फिर मैंने पढ़ाया था आपको XL, ये क्या करता है बच्चों, इंडक्टिव रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टिव, है ना, रिएक्टेंस होता है, अर्थात ये भी क्या करता है बच्चों, सेम काम करता है ना, ये क्या करता है, सेम काम करता है ना, ये भी क्या करता है बच्चों, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। और जो होता है एक XC होता है ना, ये होता है बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, ये क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो ये तीनों जो होते हैं ना बच्चों, इन तीनों को मिलाकर के हम लोग क्या बनाते हैं, जेड बनाते हैं। ओके, यही होता है हमारा क्या बच्चों, इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह का विरोध करना ही क्या कहलाता है बच्चों, इंपीडेंस कहलाता है। मैं लिख देता हूं यहां पे, किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करना ही प्रतिबाधा, है ना, विरोध करना ही प्रतिबाधा, है ना। हम लोग जो है तो अच्छे से लिख देते हैं इसको, क्या बोल रहा है बच्चों, प्रतिबाधा, है ना, ये प्रतिबाधा, या हम बोल सकते हैं इंग्लिश में इम्पीडेंस कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इंपीडेंस क्या कहता है बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह का विरोध करना ही क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है। इसका सूत्र क्या बनेगा बच्चों, तो इसका जो सूत्र बनता है बच्चों, वो जेड बराबर क्या बनता है, जेड बराबर क्या बनता है, आर प्लस माइनस जे एक्स बनता है। ये क्या बनता है बच्चों, ये सदिश राशि अदिश राशि जब हम लोग पढ़ते हैं तब होता है। मेन इसका सूत्र क्या होता है वो आप लोग देख लो, तो जेड बराबर क्या होता है बच्चों, अंडर रूट, क्या होता है, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होता है। ओके, क्या होता है बच्चों, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है इंपीडेंस का सूत्र, नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला क्या होता है बच्चों, इंपीडेंस का जो है तो क्या होता है, सूत्र होता है। और इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, तो इसकी जो इकाई होगी, इसकी जो इकाई होगी वो क्या बनती है बच्चों, जो इसकी इकाई होती है क्या होती है, ओम में लिखी जाती है, ओम में, ओम में। ठीक है, जो प्रतिरोध की इकाई होती है वही जो है इनकी यूनिट होती है। क्योंकि यहां पे बता दूं मैं आप लोग को, प्रतिरोध, इंडक्टिव कॉइल, कैपेसिटिव कॉइल, इन तीनों का जो इकाई होती है क्या होती है, इनकी भी तीनों की इकाई क्या होती है, ओम होती है ना, क्या होती है, ओम होती है बच्चों। ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे जो है तो ओम होती है। ओके, हम लोग लिखेंगे ओम होती है, कुछ इस प्रकार का सिंबल इसका बनता है। ठीक है, ये है ना, ये ओम होती है। तो कुल मिला के इसकी जो इंपीडेंस की इकाई क्या होगी बच्चों, ओम होगी। ओके, ओम होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रेरणित प्रतिघात मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सूत्र क्या होता है, इन तीनों को लिख लेते हैं और आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, जो हमारे पास में पॉइंट है क्या है, प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है ना। तो प्रेरणित प्रतिघात जो होता है बच्चों वो क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस को ही हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके,
इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका जो सूत्र होता है बच्चों वो याद रखना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, एक्सएल बराबर क्या होता है बच्चों, ओमेगा एल होता है ना। एक्सएल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। जब इसको हम लोग और सरल करते हैं, आसान करते हैं, तो क्या बन जाता है, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही होता है बच्चों किसका सूत्र, प्रेरित प्रतिघात अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस का। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है, ओम होती है। ओके, ओम होती है। हम लोग दूसरा देख लेते हैं पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों, दूसरा पॉइंट कहता है धारिता प्रतिघात। धारिता प्रतिघात मतलब ये भी जो है तो क्या करता है, करंट को अपोज करता है। इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस है ना, हमने कहां पे लिखा है, ये लिखा है, ये एक्सएल ये एक्ससी है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक, अब इसकी जो यूनिट होती है बच्चों क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, हम लोग लिखेंगे एक्ससी बराबर 1 अपान क्या लिखेंगे बच्चों, ओमेगा सी लिखेंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्ससी बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान 2 पाई एफसी। ये एग्जाम में भी आता है और आप लोग को जो है ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आएगा। और इसकी भी जो यूनिट क्या होगी बच्चों, ओम होगी। क्या होगी, इसकी भी यूनिट क्या होगी बच्चों, ओम होगी। तो आप लोग को इन दोनों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे हमको इनकी जरूरत पड़ेगी, है ना। इसका सूत्र होता है इंडक्टिव कॉइल का, है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होता है 1 अपान 2 पाई एफ सी होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 3 बेसिक पॉइंट, कुछ नोट पॉइंट में लिखवा देता हूं यहां पे। नंबर 1, जो प्योर होता है ना, शुद्ध बात कर रहे हैं हम लोग, शुद्ध प्योर रेजिस्टेंस, मतलब शुद्ध रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो शुद्ध रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, है ना, जो शुद्ध रेजिस्टेंस परिपथ में पावर फैक्टर कितना होता है ये हमको देखना है। तो पावर फैक्टर कितना होता है बच्चों, यूनिटी मतलब 1 होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, यूनिटी मतलब 1 होता है। प्योर प्रतिरोध जब हो, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, यूनिटी होता है। अगर हम बात करें प्योर, है ना, प्योर मतलब शुद्ध, कौन सी सर्किट में, इंडक्टिव कॉइल में, है ना, कौन सी वाली, ये प्रेरित प्रतिघात वाली में। तो इसमें जो पावर फैक्टर होता है बच्चों कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री क्या होता है, लैगिंग में होता है, लैग करता है। क्या करता है, लैग करता है। ठीक है, लैग करता है, या हम लोग पूरा लिख सकते हैं लैगिंग, है ना, लैगिंग करता है। और अगर शुद्ध हो, है ना, क्या हो, अगर प्योर क्या हो, कैपेसिटिव हो, प्योर मतलब शुद्ध, प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा बच्चों, वो 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा। क्या करेगा, लीड करेगा, मतलब अग्रगामी होगा। ठीक है, यूनिटी होगा, लैगिंग मतलब पश्चगामी होगा, और लीड मतलब जो है तो क्या होगा बच्चों, अग्रगामी होगा। अब मैं यहां पे थोड़ा सा सर्किट डायग्राम से आपको समझा देता हूं कि लीडिंग और लैगिंग क्या होती है, यहां पे आप लोग समझ लो। तो यहीं पे आप लोग का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं, है ना। क्या कहता है बच्चों कि जो प्योर रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि प्योर रेजिस्टेंस का जो पावर फैक्टर होगा बच्चों क्या होगा, वो क्या होगा, 1, है ना। क्या होगा बच्चों, क्या होगा, 1 होगा, मतलब कितना होगा, यूनिटी होगा। ठीक है, ये किसके लिए है, प्रतिरोध के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए। अब मैं बोल दूं कि हमारे पास में, ये मैं डायग्राम ही बना देता हूं, है ना, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, प्रतिरोध हो गया, आर के लिए हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉइल मतलब इंडक्टिव कॉइल के लिए ये एक्सएल होता है। तो इसका जो होता है वो 90 डिग्री क्या होता है बच्चों, पश्चगामी होता है, पश्चगामी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लैगिंग बोलते हैं ना, लैगिंग होता है। अब हम लोग बात करें अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, एक्ससी की, तो ये क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री क्या होता है, अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। ओके, अग्रगामी होता है अर्थात लीडिंग में होता है, लीड करता है ना, लीडिंग में होता है। अब कैसे लीडिंग लैगिंग होगा ये देख लो आप लोग। तो मैं एक डायग्राम बना के आप लोग को बता देता हूं
कि हमारे पास में क्या होगा बच्चों, ये होता है यूनिटी पावर फैक्टर, अर्थात रेजिस्टेंस के लिए होगा। और अगर ये इधर कर रहा है तो ये मतलब क्या है बच्चों, ये इधर कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और ये इधर है अगर तो क्या कर रहा है बच्चों, लैग कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, अर्थात लैगिंग में है। इसको हम लोग बोलते हैं पश्चगामी। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अग्रगामी। ठीक है, अग्रगामी बोलते हैं इसको। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिटी, मतलब होता है इकाई, एक। ठीक, अब क्या कह रहा है वो कि यदि हम लोग क्या बोले, शुद्ध की बात करें, शुद्ध अगर हमारे पास में क्या है, एक्ससी है, तो क्या बनाएगा, ये जो है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब यहां से जो है तो यहां के बीच में बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में शुद्ध क्या है, इंडक्टिव कॉइल है, तो फिर ये क्या करेगा बच्चों, यहां पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है तो आएगा तो एक्सेल हो जाएगा, मतलब ये रेफरेंस हो जाएगा, ये रेफरेंस हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, 90 डिग्री पश्चगामी होगा। अर्थात हम क्या बोलेंगे, वोल्टेज और धारा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यह धारा और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में आप लोग कह सकते हैं। तो ये होगा पश्चगामी, ये होगा अग्रगामी, ये होगा यूनिटी। ये ऊपर वाला जो होगा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, नीचे वाला इंडक्टिव कैपेसिटेंस है ना, इंडक्टिव कॉइल होगी, है ना, और ये जो होगा वो प्रतिरोध के लिए होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों कि ये प्रतिरोध के लिए है, ये कॉइलिंग के लिए है। एक्सेल मतलब क्या होता है, इंडक्टिव कॉइल के लिए, और ये कैपेसिटिव कॉइल के लिए। ऊपर वाला कैपेसिटिव कॉइल, नीचे वाला इंडक्टिव कॉइल, और ये पीछे वाला क्या होता है, प्रतिरोध। मतलब इसका जो मान होता है वो सेम दिशा में होता है, मतलब करंट और वोल्टेज जो होती है वो सेम होती है, अर्थात वो यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है। और करंट वोल्टेज एक दूसरे से 90 डिग्री पश्चगामी होती है, मतलब करंट जो होती है बच्चों, है ना, करंट जो होती है ना, हम लोग यहां पे लिखेंगे ऐसा कि जो ये वोल्टेज होता है वो करंट से क्या होती है, पीछे होती है, और यहां पे जो होता है बच्चों, करंट जो होती है वो वोल्टेज से आगे चलती है। ये अग्रगामी, ये पश्चगामी, ये यूनिटी पावर फैक्टर। आई होप समझ में आ गया होगा, आगे मैं और विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास बच्चों हमने देख लिया, आज की क्लास लगभग जो है तो एंड में आ गई है। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ लिया है, बहुत सारी चीजें हमने सीख लिया है। बस एक न्यूमेरिकल करा के आप लोग को आज की क्लास को खत्म करूंगा, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे अगली क्लास के लिए। और अगली क्लास फिर हम लोग लेकर के आएंगे बच्चों, अगली क्लास हम लोग लेकर के आएंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, अर्थात चुंबकीय हिस्टैरिसीस क्या होता है, बीएच कर्व क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को जो है तो लेकर के आऊंगा। एक मैं आप लोग को चैलेंज दे रहा हूं, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप लोग को सॉल्व करवा रहा हूं, और इसके बाद क्लास को मैं खत्म करूंगा। ओके बच्चों, तो चैलेंज क्या है आप लोग के लिए कि एक मेरे पास भी क्यूब है ना, क्या है बच्चों, एक मेरे पास में क्यूब है। ठीक है, यहां से मैंने एक डायग्राम को ड्रॉ किया, और मेरे पास में यहां पे मान लो एक प्रतिरोध कनेक्ट हो गया। ठीक है, एक प्रतिरोध क्या कहता है बच्चों कि यहां पे कनेक्ट हो गया। ओके, फिर एक प्रतिरोध क्या कह रहा है बच्चों, एक प्रतिरोध क्या कह रहा है कि एक प्रतिरोध हमारा यहां पे कनेक्ट हो गया। मैं पूरा डायग्राम बना लूं तब आप लोग को समझ में आएगी सारी कहानियां कि क्या है एक्चुअली में पिक्चर इसकी। ये यहीं तक बनेगा बच्चों। ओके, ये यहीं तक बनेगा
ये हमारा जो है तो यहाँ से जाएगा एक प्रतिरोध, ठीक है, और ये निकल जाएगा बच्चों सीधा आगे, ये हमारा आगे तक जुड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे एक परिपथ बनेगा, कौन सा, एक ये प्रतिरोध बन जाएगा और एक प्रतिरोध जो है तो बच्चों यहाँ से जुड़ जाएगा। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। डायग्राम इधर छोटा हो गया, इधर बड़ा हो गया, पर ठीक है, हमको समझने के लिए पर्याप्त है। ये हमारे पास में दो टर्मिनल हो गए, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी। अब क्या कह रहा है बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, आर ओम का प्रतिरोध है कोई सा, है ना। मैं सभी में क्या कर दिया, आर ओम का मैंने प्रतिरोध लगा दिया। ये मान लो सभी प्रतिरोध क्या है बच्चों, आर ओम के हैं। अब इंटरेस्टेड बात क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे जो हमारे पास करंट फ्लो होगी वो आई फ्लो होगी। ओके, ये आई फ्लो होगी, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास निगेटिव, दो सिरे हो गए और इसके बीच में बहुत सारे प्रतिरोध कनेक्ट हैं। अब होगा क्या बच्चों कि यहाँ पे आई जब फ्लो होगी ना तो क्या होगी, आई जो है कई भागों में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये समांतर सर्किट बन गई है। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकार के परिपथ को हम सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो क्या कहता है ये कि दिए गए, है ना, इसको सॉल्व करने के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि दिए गए किसी घन कोण, है ना, घन के विकर्ण, सॉरी, घन के विकर्ण ए तथा बी में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बच्चों, है ना, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। ये एग्जाम में मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में आ चुका है, डीएमआरसी में आ चुका है ना, सेल में आ चुका है, फिर ये हमारे पास में कई जगह आ चुका है। कुछ नहीं करता है, चित्र में एक पेपर, है ना, तो आपकी क्वेश्चन पेपर क्या करता है, एक चित्र बना देता है जिसमें घन कोण बना देता है, बहुत सारे प्रतिरोध कनेक्ट कर देता है, आर 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 बहुत सारे आर कर देता है। क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या कहता है कि दिए गए किसी घन के विकर्ण ए तथा बी में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इन दोनों के बीच में कुल कितना प्रतिरोध है ये हमें निकाल करके बताना है। तो इसके लिए सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, इसके लिए सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका एक सूत्र होता है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो इसका सूत्र हम जो है तो क्या करेंगे बच्चों कि इसका सूत्र जो होता है बच्चों क्या होता है, आर, है ना, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है बच्चों, यहां पे आर इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, 5/6 इंटू आर होता है। इस सूत्र को आप लगाओगे तो आपका जो है तो आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह सूत्र हो गया। एक आप अगर हम लंबे मतलब ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम इसका सूत्र निकालेंगे बच्चों, V बराबर R इंटू, है ना, I/3 प्लस R इंटू I/6 करेंगे, है ना, प्लस R इंटू I/, क्या करेंगे बच्चों, 3 करेंगे। इस सूत्र की सहायता से निकालेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें टाइम भी बहुत लगेगा, है ना। तो क्या कह रहा है बच्चों कि ये इस तरीके से हम लोग सॉल्व इसको कर लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि अगर इसको हम सॉल्व आगे करें तो क्या बनेगा, V बराबर I हमारे पास में कॉमन है तो हम क्या करेंगे, I को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, R/3 प्लस R/6 प्लस R/ क्या बन जाएगा बच्चों, 3 बन जाएगा। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, V को हम लोग इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, VI/, क्या हो जाएगा, 2R अपान, है ना, 2R/, क्या बन जाएगा बच्चों, 2R/, क्या बन जाएगा, 2R प्लस R प्लस 2R/, कितना बन जाएगा बच्चों, 6 बच जाएगा, है ना। तो कितना बन जाएगा, 2R प्लस R प्लस 2R, अर्थात इनको सबको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2R 4 हो गया, एक 5R, तो ये हो जाएगा 5/6, है ना, इंटू R। तो यही हमारा सूत्र बन गया, VI/, कितना बन जाएगा बच्चों, ये सूत्र होता है 5/6 इंटू R। ठीक है, ये आप लोग लगा देंगे तो आपका जो है तो निकल करके आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं
तो ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, इसका जो है तो आंसर हो गया। इस तरीके से इस फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका आंसर निकाल देंगे, है ना। यदि क्या बोल रहा है, अगर इसका मान क्या हो, यदि आर का मान कितना हो, मान लो सभी आरों का मान कितना दिया हुआ बच्चों, यदि सभी आर का मान क्या दिया हो, आर का मान 2 दिया हो, तो सॉल्व कैसे होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आर टोटल आर इक्विवेलेंट बराबर क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पे हम लोग रखेंगे 5/6 इंटू 2 रख देंगे, तो सॉल्व होकर के हमारा निकल करके आ जाएगा, है ना। क्या रख देंगे बच्चों कि 5/6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बच्चों, है ना। हम क्या करेंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे, तो 6 दूनी 12 पॉइंट दशमलव जाएगा, है ना। और वो सॉरी 6 कम 6 कम 6 जाएगा, 6 4 10 बचेगा, 4 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, 40 6 छंगा 36, 6 छंगा 36, 1.66 जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से निकालना है। यदि आर का मान क्या कर दे, आर का मान यदि क्या कर दे 3 रख दे, तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या कर देंगे 5/6 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। जितनी भी संख्या हो, आर का मान जो भी दिया होगा सभी का सेम दिया होगा, एक आर का मान उठाएंगे यहाँ पे और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर देंगे। 6 तरीक है ना, 5 3 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, है ना, 3 बच रहा है, भाग नहीं जाएगा, 6 पंचे 30, दशमलव रखेंगे, है ना, 30 बनाएंगे, तो ये आ जाएगा अपना आर इक्विवेलेंट बच्चों कितना 2.5 ओम, 1.5 है ना, 1.6 ओम, तो ये आर इक्विवेलेंट हो जाता है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है, अगर इस प्रकार का कोई घन कोण देता है, तो आपको सूत्र लगाना है टोटल, ये आर इक्विवेलेंट मतलब होता है कुल प्रतिरोध बराबर 5/6 गुणे आर। यही सूत्र इससे भी निकल करके आया है, वही चीज यहां पे भी निकल करके आया है, क्योंकि आर बराबर क्या होता है बच्चों, आर बराबर हम लोग जानते हैं V/I होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये आर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं 5/6 इंटू आर। आप लोग ये कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो VI पढ़ा दिया, अब VI क्या होता है, तो VI इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं R होता है, मतलब ये R की वैल्यू निकल करके आई है। तो आप चाहे इस तरीके से सॉल्व करो और चाहे इस तरीके से सॉल्व करो, बात एक ही है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिख के बता दिया था। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक, आई होप आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। तो बच्चों यदि आज की क्लास समझ में आज की क्लास आपको आई है समझ में, है ना, तो हमें कमेंट करके बताना कि हमें क्लास अच्छी लगी, क्या लगी, है ना, और आगे कौन सी टॉपिक पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डाउट है, वो सारी चीजें बताना बच्चों। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज अपने ग्रुप में शेयर करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल में जुड़े, ताकि हम लोग जो है तो इसी उत्साह के साथ आगे सारे लेक्चर्स को आपको लेकर के आए और आपके लेक्चर को पढ़ाएं। ओके बच्चों, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।